हाय गुड मॉर्निंग गाइज, मैं विपिन सर आप लोगों के लिए फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ये टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और ऐसे टॉपिक के बारे में मैंने आपको कुछ विशेष प्रकार के इम्पोर्टेंट यूपी बोर्ड क्वेश्चन के बारे में बताया, ठीक है, कि ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, आप इसका प्रैक्टिस करिए और पिछले वीडियो में वो सब आपको बताया जा चुका, ठीक है। उसी के क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते जो आज का हमारा टॉपिक होगा अंडाशय की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। इसके पहले मैंने आप वृषण के बारे में बताया था। एक बात यहाँ पर फिर से आपको जोर देना चाहता हूँ कि नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग वृषण होता है। स्ट्रक्चर ऑफ वृषण टेस्टिस आपको समझाया गया। उसी प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, मादा जनन तंत्र का जो प्रमुख भाग होता है बेटा वो अंडाशय होता है और इसी अंडाशय के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। अंडाशय होता है, अंडवाहिनी होता है, उसके बाद आपका गर्भाशय होता है, वेजाइना होता है, योनि जिसे कहते हैं, ये सब आपको बताया था, ठीक है बेटा। इसमें जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान देना है कि पूरे भाग में केवल अंडाशय ही क्या है, प्रमुख जननांग होता है, ठीक है। तो हम अंडाशय के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के बारे में हम यही सब डिस्कस करने जा रहे हैं कि अंडाशय की रचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी किसे कहते हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, फिर फिगर बना के ड्रा करके कुछ इसके पार्ट्स के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि अंडाशय जो होता है यह स्त्री जनन तंत्र का प्रमुख भाग होता है, ठीक है। इसमें योनि, गर्भाशय और अंडवाहिनी भी होती है, लेकिन मेन प्रमुख भाग इंपॉर्टेंट क्या है, अंडाशय ही क्या होता है, स्त्री जनन तंत्र का प्रमुख भाग है। कहाँ स्थित होता है, कहाँ उपस्थित होता है, ये भी मैंने आपको यहाँ बताया कि जो भी चाहे नर में हो चाहे मादा में हो उसका जनन तंत्र उदर भाग का मतलब नाभि के नीचे वाला जो भाग है, कमर का हिस्सा, उसको उदर भाग कहते हैं बायोलॉजी में। तो अंडाशय स्त्री का प्रमुख जनन भाग है जो उदर गुहा के अर्थात नाभि के नीचे वाले भाग में श्रोणि भाग का मतलब कमर का हिस्सा में पीछे की ओर गर्भाशय के इधर और उधर स्थित होता है, ठीक है। कल मैंने फिगर आपको बनाया था, अगर आपको याद है तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने आपको फिगर बना के समझाया था, ठीक है बेटा, अगर याद हो तो इस तरह से, ठीक, ये ऐसे बनाया था अगर याद हो तो। ये आपका गर्भाशय है, यही क्या है, गर्भाशय यूटेरस है। गर्भाशय के इधर उधर यानी ये है और यहाँ पर एक है, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया था, ये अंडाशय, यही आपका अंडाशय है दोनों, ठीक है। क्या है, अंडाशय है, लेफ्ट और राइट। कहाँ है, ये गर्भाशय है, तो गर्भाशय के लेफ्ट में, गर्भाशय के राइट में, अर्थात इधर उधर पाया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि इधर उधर स्थित होता है। और ये होता कैसे बेटा, चपटा होता है, बादाम के आकार का होता है, ठीक है। इसकी जो अंडाशय की संरचना है गोल नहीं होती है बल्कि गोलाकालीन, थोड़ा चपटी हुई होती है, बादाम की तरह। जैसे बादाम एक तरफ गोला होता है, पीछे आगे की तरफ थोड़ा ऐसे दबा हुआ होता है ना, ठीक उसी प्रकार का यह अंडाशय होता है। चपटा होता है, बादाम के आकार का होता है और लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होती है बेटा, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है और 8 सेंटीमीटर मोटा होता है। मोटाई इसकी कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर होती है और प्रत्येक अंडाशय के चारों ओर, ठीक है। अब अंडाशय की आंतरिक संरचना के बारे में देखें, ये तो बाहर से हो गया। अब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखें कि जो अंडाशय होता है उसके चारों ओर एक त्रिस्तरीय खोल पाया जाता है, ठीक है। त्रिस्तरीय का मतलब 3 लेयर की बनी हुई क्या होती है, खोल पाई जाती है। तो यहाँ मैंने लिखा प्रत्येक अंडाशय के चारों ओर एक त्रिस्तरीय खोल पाई जाती है, 3 लेयर्ड का एसिड होता है, खोल पाई जाती है, जिसका बाहरी आवरण जो होता है, मतलब 3 लेयर है, तो जो ऊपर वाली सबसे लेयर है बाहरी आवरण उसे पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है कि नहीं। तथा बीच में जो आपका है, बीच में जो लेयर है उसे घनाकार कोशिका जननिक एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, जननिक एपिथेलियम कहते हैं। और जो अंतिम में सबसे है अंदर उसे सघन संयोजी ऊतक का महीन एल्बुमिन अस्तर होता है, ठीक है। क्या होता है, एल्बुमिन अस्तर होता है। अर्थात अंडाशय के चारों ओर 3 लेयर, 3 कवर्ड, 3 प्रकार की क्या होती लेयर पाई जाती है, उसी को त्रिस्तरीय खोल कहते हैं, जिसका पहला बाहर आवरण होता है पेरिटोनियम जो सबसे बाहर होता है और दूसरा जो बीच में होता है घनाकार कोशिका का बना हुआ होता है जिसे जननिक एपिथेलियम कहते हैं। और जो सबसे अंदर का अंतिम आवरण होता है बेटा सघन संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्बुजिनिया अस्तर कहते हैं, एल्बुजिनियल लेयर कहते हैं, ठीक है बेटा। अब अंडाशय के समस्त भीतरी भाग को, मतलब अंडाशय के अंदर जितना पूरा भीतरी भाग है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, पार्ट है, अंडाशय के समस्त भीतरी भाग को पीठ क्या कहते हैं बेटा, ठीक है।
क्या कहते हैं, पीठिका कहते हैं। अंडाशय के अंदर के समस्त भाग को पीठिका कहते हैं और यह प्रायः वल्की पीठिका और मध्यस्थ पीठिका में बटी होती है। सपोज करिए ये आपका अंडाशय है, ठीक है कि नहीं, तो इसमें मान लीजिए 3 लेयर ऐसे हैं, ठीक है, ये बाहरी है, बीच का है, ये अंदर का है। अब इसके अंदर ये जो यहाँ पूरा ऐसे मटेरियल जो पूरा भाग होगा इसे पीठिका कहेंगे और यह पीठिका 2 भागों में क्या होती है, बटी होती है। समझ में आई बात कि नहीं, जिसमें पहला वल्की पीठिका होता है जो सबसे ऊपर का है और मध्यस्थ पीठिका जो बीच में होती है उसे मध्यस्थ पीठिका कहते हैं, ठीक है। और जिसमें वल्की पीठिका जो आपका होता है बेटा, यानी ये वाला जो पीठिका है, इसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं में अनेक गोला सा संरचनाएं पाई जाती हैं। अर्थात अंडाशय के अंदर जो पीठिका है वो 2 भागों में है, वल्की पीठिका है यहाँ पर लिखा और मध्यस्थ पीठिका। और जो वल्की पीठिका है उसमें छोटी छोटी कई गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें अंडाशयी पुटिकाएं कहते हैं, ठीक है, जिन्हें अंडाशयी पुटिकाएं कहते हैं। और प्रत्येक पुटिका में, ठीक है, प्रत्येक पुटिका का मतलब ये अंडाशय था तो इसी के अंदर ऐसे गोलाकार कई संरचनाएं हैं, इसे क्या कहते हैं, अंडाशयी पुटिका कहते हैं। और इसी पुटिका के अंदर क्या होता है बेटा, एक अंडकोशिका होती है, एग सेल्स होती है या oocytes बोलते हैं। अंडक कोशिका oocytes होती है जो बाद में क्या होती है, अंड जनन प्रक्रिया द्वारा अंडाणुओं का निर्माण करती है, ठीक है। अंडाणुओं का मतलब मादा युग्मक, क्या होता है, मादा युग्मक का निर्माण करती है, अंडाणुओं का निर्माण करती है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको एक तरह से वो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे किसके, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी को, उसको मैंने यहाँ पर डिटेल रूप से क्या किया, समझाने का प्रयास किया, ठीक है गाइस। एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि स्त्री के जनन तंत्र का प्रमुख भाग अंडाशय तो है, बट व्हाट आर फंक्शन ऑफ द ओवरी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दैट सिंपल, द फंक्शन ऑफ ओवरी दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द ओवम इन फीमेल, ठीक है। मतलब ओवरी अर्थात अंडाशय का प्रमुख कार्य अंड अर्थात मादा युग्मक का निर्माण करना होता है, ठीक है। और देखिए एट लास्ट यहाँ पर मैंने लिखा अंडाणु या मादा युग्मक भी इसे कह सकते हो, अंडाणु को ही मादा युग्मक कहते हैं, इसे अंश व्यक्त करते हैं, इसका निर्माण करती है, ठीक है। इसका निर्माण हो रहा है, कहाँ हो रहा है, अंडाशय में, किसकी सहायता से हो रहा है, अंडकोशिका द्वारा। अंडकोशिका कहाँ है, पुटिका में पाई जा रही है, ठीक है, जो कहाँ होती है, पीठिका में होती है। किस पीठिका में, वल्की पीठिका में होती है। समझ में आई बात कि नहीं। तो इस तरह से मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के तौर पर या छोटा सा एक लेक्चर आपके सामने अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ योर ओवरी के बारे में मैंने बताया, ठीक है। एक बार शॉर्ट में हम लोग फटाफट देख लेते हैं क्या कैसे होता है कि अंडाशय स्त्री का प्रमुख जनन अंग होता है, समझ गया कि नहीं। जो क्या होता है, श्रोण विभाग, उदर भाग के श्रोण विभाग में क्या होता है, गर्भाशय के इधर उधर स्थित होता है, ठीक है कि नहीं। और यह चपटा बादाम के आकार का 3 से 4 2 से 4 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है और लगभग 8 सेंटीमीटर क्या है, मोटा होता है। और प्रत्येक अंडाशय के चारों ओर क्या है, त्रिस्तरीय 3 लेयर की खोल पाई जाती है, जिसकी सबसे बाहरी खोल जो होता है उसे पेरिटोनियम कहते हैं। और बीच में सघन ऊतक का बना हुआ क्या है, जननी की एपिथेलियम लेयर होती है। और अंतिम में जो सघन संयोजी ऊतक का बना हुआ क्या होता है, एल्बुजिनिया अस्तर होता है, ठीक है। अब अंडाशय के अंदर का भाग आवरण हो गया, अंडाशय चारों ओर आवरण है, आवरण की चर्चा कर लिया। अब अंदर आओगे तो अंडाशय के अंदर का समस्त भाग पीठिका कहलाती है और पीठिका 2 भागों में बटी होती है, वल्की पीठिका और मध्यस्थ पीठिका, ठीक है। अब जो वल्की पीठिका होती है बेटा, इसमें क्या होता है, विकास की विभिन्न प्रवस्था में, यानी वल्की पीठिका का जब डेवलपमेंट होता है उसकी विभिन्न प्रवस्थाएं होती हैं, उसमें क्या अनेक छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं बनती हैं। और वही गोलाकार जो संरचनाएं हैं इन्हें अंडाशयी पुटिका कहते हैं। और प्रत्येक पुटिका में क्या होता है बेटा, अंडक कोशिकाएं होती हैं और यही अंडक कोशिकाएं क्या करती हैं, अंडाणु का निर्माण करती हैं। अर्थात अंडाशय का मेन काम अंडाणु का निर्माण करना है, मेन काम, मेन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अंडाशय से अंडाणु का निर्माण हो गया, ठीक है गाइज। तो ये मैंने एक छोटा सा एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट के तौर पर मैंने स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी को बताने का प्रयास किया, ठीक है। तो नोट कर लीजिए गाइज, हम आगे बढ़ते हैं, सभी गाइज नोट करें। तो नोट कर लीजिएगा गाइज आप लोगों ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के हेडिंग की ओर, बताने आपको क्या पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, युग्मक जनन पढ़ना है, ठीक है। युग्मक जनन में आप इसे गैमेटोजेनेसिस भी कहते हो इंग्लिश में, हिंदी में युग्मक जनन कहते हो। ये भी इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके एग्ज़ाम के लिए, आप आंसर भी उठाइए और देखिए ये भी आपसे पूछा गया है, ठीक है,
कि युग्मक जनन किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुत रटना नहीं है गाइस, ध्यान दीजिए। जनन का मतलब होता है बेटा उत्पन्न करना या निर्माण करना, और युग्मक का मतलब आप जान रहे हो कि जनन कोशिका की बात कर रहा है। ठीक है, जनन कोशिका या कोशा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अर्थात जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसे युग्मक जनन कहते हैं, या युग्मक को उत्पन्न करने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, या युग्मक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, चूँकि अब मानव में लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन में बेटा दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, नर और मादा की। क्यों ज़रूरत पड़ती है दो लोगों की? क्योंकि नर की जननांगों में अर्थात वृषण में भी क्या हो रहा है, नर युग्मक बन रहा है, और जो मादा होती है उसके अंडाशय में भी क्या हो रहा है, मादा युग्मक बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब तक नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलेंगे नहीं तब तक बेबी फॉर्मेशन नहीं होगा। इसीलिए एक बेबी उत्पन्न करने के लिए मानव में नर को भी और मादा को भी आपस में क्या होता है, संपर्क करना पड़ता है। समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ पर जो सिंपल सी बात हमने आपको समझाने का प्रयास किया, युग्मक जनन क्या है, तो जनन माने उत्पन्न करना या बनाना या निर्माण करना, युग्मक माने युग्मक। ठीक है, युग्मक को हम बार बार कुछ स्टूडेंट्स के मन में सवाल युग्मक युग्मक करते रहे, युग्मक, अरे ये भाई युग्मक एक प्रकार की कोशिका है, ऐसी कोशिका है जो क्या होता है, एक नई संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, उसी को जनन कोशिका कहते हैं या फिर युग्मक बोला जाता है। अब समझ में आई बात। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि युग्मक उत्पन्न करने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, बट एक सवाल होता है कि युग्मक जनन उत्पन्न करना तो ठीक है, लेकिन किसकी सहायता से उत्पन्न करते हैं, कहाँ उत्पन्न होता है, ये भी बातें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे बाय डेफिनेशन, ध्यान दीजिए कि जननिक एपिथीलियम द्वारा, ठीक है, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है गाइज, क्लियर हो गया। अगर आप पेपर में इतना भी लिख देते हो, यहाँ से भी सपोज करिए इसको काट दिया, यहाँ से भी लिख दिए कि युग्मक जनन में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं, तब भी आपका आंसर सही है। ठीक है, बस थोड़ा सा और ऐड कर दिए, जननिक एपिथेलियम द्वारा युग्मक बनता है। ठीक है, अर्थात मादा में और नर में दोनों में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है, उसी की सहायता से ये बनता है, उसी को हम जननिक एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई, राइट। अब ये प्रकार दो प्रकार का होता है बेटा, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, युग्मक जनन के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस, टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस अर्थात युग्मक जनन के प्रकार। ठीक है बेटा, तो युग्मक जनन जो होता है यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, नंबर एक, अगर नर में बन रहा है तो उसे शुक्र जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्र जनन। ठीक है, और ये एक हो गया। और अगर हम नंबर दो की चर्चा करें यहीं पर, अंड जनन, oogenesis कहते हैं इसे। ठीक है बेटा, अंड जनन, oogenesis, शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है गाइज, ये क्या है, शुक्र जनन और अंड जनन। अर्थात युग्मक जनन दो प्रकार का होता है, अंड जनन, शुक्र जनन। जब किसी नर में अगर युग्मक बनने की प्रक्रिया संपन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। और जब मादा में क्या होता है, युग्मक बनने की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसे हम बेटा अंड जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ शुक्र जनन में अगर हम डिफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब नर में
युग्मक निर्माण होता है तो उसे हम शुक्र जनन कहते हैं। ठीक है बेटा, शुक्र माने शुक्राणु और जनन माने बनना। शुक्राणु बनने की क्रिया को ही हम शुक्र जनन कहते हैं। ठीक है, शुक्र जनन कहते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया कहाँ होती है, शरीर के किस भाग में यह क्रिया, ठीक है, कहाँ होती बेटा, वृषण में होती। वृषण में स्पर्मेटोगोनिया कोशिका द्वारा, स्पर्मेटोगोनिया कोशिका द्वारा संपन्न होती है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था बेटा, ठीक है, कि शुक्राणु अर्थात नर युग्मक स्पर्मेटोगोनिया कोशिका द्वारा बनती है। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया संपन्न होती है। ओके, अब इसे या इतना ही रहने दो, यही आपका सम। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी तरह से अंड जनन में अगर हम चले तो उसके पहले यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर लो, शुक्र जनन का मतलब रटना नहीं है, बहुत ध्यान नहीं देना यहाँ पर, केवल हल्का सा आप अटेंशन रखिए। जनन माने बनना या उत्पन्न करना, शुक्र माने शुक्राणु, अर्थात शुक्राणु बनने की क्रिया को हम शुक्र जनन कहते हैं। ठीक है, शुक्राणु को नर युग्मक भी कहा जाता है, तो आप कह लो कि नर युग्मक बनने की क्रिया को हम शुक्र जनन कहते हैं। यह कहाँ होता है, नर के वृषण में होता है, टेस्टिस में होता है, और उसमें कहाँ होता है, एक स्पर्मेटोगोनिया कोशिका सेल्स होती है, उसी के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। कल के वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई थी। ठीक है गाइस, अब आइए इसी तरह से हम देखते हैं अंड जनन क्या होता है। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोलो, यहाँ पर अंड जनन में क्या लिखोगे, एक सिंपल सा है, जनन माने उत्पन्न करना, अंड माने अंडाणु, अर्थात अंडाणु बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। और कहाँ होता है, अभी मैंने बताया वीडियो में, अंडाशय में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मादा में अंडाणु को मादा युग्मक भी कहा जाता है, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है बेटा, मादा में अंडाणु बनने की क्रिया को, अंडाणु बनने की क्रिया को, ठीक है, हम अंड जनन कहते हैं। अंड जनन कहते हैं। यह क्रिया कहाँ पर, अंडाशय में। यह क्रिया अंडाशय में किसकी सहायता से, अभी मैंने बताया अंड कोशिका द्वारा होती है। अंड कोशिका द्वारा होती है। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्लियर हो गया। तो क्या बोलोगे, रटना नहीं है। अंड माने अंडाणु अर्थात मादा युग्मक, जनन माने बनना। मादा में अंडाणु अर्थात मादा युग्मक बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। यह क्रिया अंडाशय में या अंड कोशिका द्वारा होती है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये भी क्लियर हो गया कि युग्मक जनन किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो गाइज रटना नहीं है, हेडिंग से डिफिनेशन निकाल लीजिए। युग्मक जनन का मतलब युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। यह नर में भी होता है और मादा में भी होता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार का हुआ, शुक्र जनन, अंड जनन। शुक्र जनन का मतलब शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं, और यह नर के वृषण में होता है, बनता है, और इसको बनाने वाली कोशिका को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अंड जनन में क्या है, अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं, और यह मादा के अंडाशय में होता है, जो अंड कोशिका द्वारा संपन्न होती है, उस साइड सेल द्वारा बनती है। ठीक है बेटा, ये दो चीज़ क्लियर। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में आप समझ सकते हो या वैसे भी आप समझ सकते हो, मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है, IMP लिख रहे हैं, स्टार भी लगा लीजिएगा आप लोग। अगर पूछ लिया जाए कि युग्मक जनन किस प्रकार के कोशिका विभाजन द्वारा होता है, अर्थात जो शुक्राणु अंडाणु बन रहे हैं ये किस प्रकार के कोशिका विभाजन द्वारा बन रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि युग्मक जनन, ठीक है, युग्मक में चाहे अंड जनन हो चाहे शुक्र जनन, दोनों की बात हो रही है। युग्मक जनन, ठीक है, क्या युग्मक जनन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है,
बंद होता है। ये आप क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट में कहीं साइड में लिख लेंगे। ठीक है बेटा, कि जो आपका युग्मक जनन है अर्थात युग्मक बनने की प्रक्रिया है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनता है। ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपसे कहा जाए अर्धसूत्री विभाजन कहाँ संपन्न होता है, पूरे बॉडी के किस भाग में, तो याद रहे जनन कोशिका में अर्थात जननांगों में ही होता है। बाकी पूरे बॉडी के किसी भी हिस्से में समसूत्री विभाजन होता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इस तरह से युग्मक जनन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा संपन्न होता है। ठीक है गाइज, तो ये आज का ये टॉपिक फिर नोट कर लीजिए। युग्मक जनन क्या है, डेफिनेशन नोट कर लीजिए, प्रकार नोट कर लीजिए। प्रकार में पहला और दूसरा है, ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला और ये दूसरा हो गया, नोट कर लीजिए। नोट करें सभी गाइज, फटाफट नोट करिए। नोट कर लिए आप लोग? तो नोट कर लिया होगा गाइज आप लोगों ने। अब हम चलते हैं फिर से एक नए हेडिंग की ओर जिसका नाम है शुक्राणु की संरचना। अब हम इसकी स्टडी करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कैसे होता है। ठीक है, अर्थात प्रजनन के दौरान जो नर के जननांग से शुक्राणु निकल करके मादा के बॉडी में जाता है, तो वो जो मादा के बॉडी में शुक्राणु जा रहा है, ठीक है, अर्थात नर युग्मक, उसकी संरचना कैसे होती है, वो दिखने में कैसे होता है। ठीक है, वैसे तो अगर माइक्रोस्कोपिक संरचना देखी जाए अर्थात इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें आपको इस तरह से शुक्राणु दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे मैंने क्या किया है, बनाया है, ये शुक्राणु की संरचना है। इसके भागों के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार यहाँ बता दें कि एक बार किसी नर द्वारा, ठीक है, नर का मतलब तो आप समझ रहे हैं, ठीक है, किसी नर द्वारा जब महिला के साथ प्रजनन किया जाता है तो एक बार में कुल निकले हुए शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है, कम से कम 20 से 40 करोड़ तक शुक्राणु होते हैं। ठीक है, अर्थात एक बार प्रजनन करने पर लगभग 40 करोड़ तक के शुक्राणु क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, लेकिन निषेचन के लिए मादा के बॉडी में अंडाणु के पास जा करके केवल एक शुक्राणु की ज़रूरत होती है बस। ठीक है, कितने शुक्राणु को, केवल एक शुक्राणु की ज़रूरत होती है। लेकिन कुदरत ने बनाया हुआ है कि 40 करोड़ शुक्राणु एक बार में क्या होते हैं, स्खलित होते हैं या निकलते हैं। ठीक है बेटा, और जिसमें अगर उस 40 करोड़ को हम क्या 100% मान लें तो 100% में कम से कम 60% शुक्राणु का एक्टिव होना जरूरी है। ठीक है, कभी कभी किसी व्यक्ति में क्या होता है, शुक्राणु जो बन रहे हैं, जो निकल रहे हैं, उनमें मोटालिटी अर्थात शुक्राणुओं की एक्टिविटी और गतिशीलता यानी सक्रियता और गतिशीलता कम होती है, जिसकी वजह से गर्भधारण करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसलिए किसी स्वस्थ व्यक्ति में 60% शुक्राणु को एक्टिव और मोटाइल होना चाहिए। समझ गए, अर्थात चल और सक्रिय होना चाहिए। समझ में आई बात नहीं? और उसमें भी अगर देखा जाए तो कम से कम 60 से भी कम अगर आए तो 40% शुक्राणु मिनिमम क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वो शुक्राणु मादा के बॉडी में जाकर निषेचन करने में असमर्थ होंगे। क्यों ऐसा की ज़रूरत एक है, फिर इतने की क्या ज़रूरत, जब बॉडी में जाते हैं तो जाते वक्त रास्ते में बहुत सारे शुक्राणु क्या होते हैं, डिनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात चल के बजाय अचल और असक्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, निषेचन नहीं हो पाता है। ठीक है गाइस, तो ये बात क्लियर हो गई। आइए देखते हैं शुक्राणु की संरचना में क्या है। ठीक है, सबसे पहले शुक्राणु की संरचना अगर देखें तो शुक्राणुओं में बेटा कुल 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। अर्थात मानव शुक्राणु या शुक्राणु को नर युग्मक भी कहते हैं, इसके कुल 4 भाग होते हैं। पहला भाग आपका हेड होता है, शीर्ष वाला भाग, ऊपर वाला भाग होता है। ठीक है कि नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं ये जो आपको घुंडी जैसी संरचना आपकी दिख रही है, ये इसी को, इस पूरे भाग को हम क्या कह रहे हैं, हेड कह रहे हैं, शीर्ष भाग होता है। ठीक है, और जो दूसरा वाला भाग होता है बेटा ग्रीवा होता है, सिर के जस्ट नीचे अगर देखो थोड़ा दबा हुआ है, जैसे ये हमारा सर है तो यहाँ पर अगर आए तो ये थोड़ा सा दबा हुआ है, फिर फैला हुआ है, तो ये गर्दन है, ये सिर है। वैसे यहाँ पर ये शुक्राणु का हेड है, सिर है, हेड के जस्ट बाद चलते हैं तो ये देखिए यहाँ थोड़ा दबा हुआ है, इसे नेक अर्थात ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। ठीक है, दूसरा भाग। तीसरा भाग बेटा मध्य खंड होता है, मध्य खंड का मतलब मिडिल पीस होता है। जस्ट ग्रीवा के बाद चलिए तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या है बेटा, मध्य खंड होता है। और इस मध्य खंड के बाद अगर हम चले तो ये नीचे वाला जो भाग है वो क्या है बेटा, पुच्छ होता है अर्थात टेल होता है। ठीक है कि नहीं, तो इस तरह से इसके 4 भाग हो गए, हेड,
ग्रीवा यानी नेक, मध्य खंड मिडिल पीस और अंतिम में टेल, ये 4 भाग होते हैं शुक्राणुओं को। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है ये भी देख लो। शुक्राणु के चारों ओर एक प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, एक प्लाज्मा आवरण पाई जाती है, समझ गए कि नहीं। तो ये शुक्राणु है, शुक्राणु के ऊपर ये देख जो आवरण है, ऊपर सबसे बाहर वाला ये जो आवरण है, लेयर है, ये क्या है, प्लाज्मा झिल्ली का बना होता है। ठीक है कि नहीं। अब इसके शीर्ष के भाग में एक बड़ा अगुणित केंद्रक पाया जाता है, जो शुक्राणु का ये हेड है, आप देख रहे हो। ठीक है कि नहीं। इसमें ये बीच में जो आप देख रहे हो, यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो ये क्या है, एक प्रकार का केंद्रक होता है, इसमें गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, शुक्राणुओं में कितने गुणसूत्र होते हैं, या नर युग्मक या मादा युग्मक या जनन कोशिका या शुक्राणु अंडाणु कुछ भी हो, इसमें गुणसूत्रों की संख्या हमेशा आधी होती है, अर्थात 23 होता है। 23 जोड़ा नहीं, सिर्फ 23 होता है। अभी हम बताएंगे क्यों 23 होता है। ठीक है बेटा, तो बोलो क्या हुआ कि शीर्ष का जो मेन भाग है उसके बीचों बीच में एक केंद्रक पाया जाता है। तो यहाँ मैंने लिखा है इसके शीर्ष भाग में बड़ा केंद्रक होता है जो अगुणित होता है। ठीक है, और जो आगे की ओर टोपी जैसी संरचना से घिरा होता है। ठीक है, ये केंद्रक है और इसके ऊपर एक टोपी जैसा आवरण है प्लाज्मा झिल्ली का, तो इसी से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। और इसमें हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम, हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम होता है। ठीक है, कहाँ पर, इसके शीर्ष भाग में हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम होता है। ठीक है, यह एंजाइम क्या करता है कि जब शुक्राणु किसी अंडाणु के पास पहुंचता है, सपोज करिए यही अंडाणु है, क्या है, अंडाणु है, और ये मान लीजिए सपोज करिए कि इस तरह से ये शुक्राणु पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पहुंचेगा जब तो इसको बेधेगा, बेधे का मतलब इस पर घुसने का प्रयास करेगा, तो इसको घुसेगा तो इसके चारों ओर भी एक झिल्ली होती है, जब तक वो झिल्ली नहीं बेधेगा, छेदेगा, तब तक ये नहीं जा पाएगा। तो जो इसके शीर्ष में ये एंजाइम भरा है हाइलुरोनिडेज एंजाइम, यह एंजाइम जब इसके संपर्क में आता है तो इसकी झिल्ली को गला देता है और शुक्राणु इसके अंदर क्या होता है, घुस जाता है। समझ में आई बात कि नहीं। तो वही किसमें, हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम जो अंडाणु की झिल्ली को निषेचन के समय नष्ट करके उसमें घुसने का कार्य करता है। और इसके मध्य खंड में कशाभिका की भांति 9+2 की व्यवस्था के क्रम में सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। समझ गए कि नहीं। मतलब जो इसका ये मध्य भाग होता है बेटा, इसमें 9+2 के क्रम में छोटे छोटे रोए जैसे सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। इस तरह से ऐसे सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिन्हें कशाभिका की तरह कह रहा है ना। कशाभिका का मतलब क्या होता है, जैसे पैरामीशियम देखा होगा आपने, पैरामीशियम के बॉडी के ऊपर छोटे छोटे रोए जैसे होते हैं, ऐसे उससे जल में चलने का कार्य करते हैं। ठीक है, वैसे इसकी बॉडी पर 9+2 के क्रम में क्या होती है, छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। ठीक है, अब इसके यहाँ पर नलिकाएं होती हैं जिसमें अनेक माइटोकॉन्ड्रिया लिपटे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसके अंदर ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो आपको यहाँ सीढ़ी नुमा ऐसे दिख रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ मैंने लिखा भी है माइटोकॉन्ड्रिया मध्य भाग में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और इनका काम क्या है, गति के समय ऊर्जा प्रदान करना। अर्थात जब शुक्राणु क्या होता है, अंडाणु के पास जाता है प्रजनन के दौरान, प्रजनन आफ्टर रिप्रोडक्शन, शुक्राणु जब अंडाणु के पास जाना होता है तो उसको क्या चाहिए, जाने के लिए, गत करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ये ऊर्जा कहाँ से मिलता है शुक्राणुओं को, इसके मध्य भाग में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी से ऊर्जा मिलती है, ताकि ये शुक्राणु क्या हो, बढ़ता हुआ क्या हो जाए, चला जाए ऐसे ऐसे करते हुए। ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से ये आपको स्ट्रक्चर, स्पर्म का स्ट्रक्चर बताया गया, स्ट्रक्चर आप स्पर्म में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। समझ में आई बात कि नहीं। तो ये चीज़ें मैंने अभी क्या कर दी, आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो ध्यान दो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और भी दोस्तों में वीडियो को, और जिससे हमारा हौसला बना रहे अच्छा और अच्छा पढ़ाने का और अच्छा बताने का प्रयास करें। ठीक है गाइज, तो आप इसको नोट कर लीजिए, जो भी पढ़ाया गया इसका नोट्स भी बनाइएगा, नोट करो फटाफट। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। जैसा कि मैंने कहा पेपर में आ जाता है, शुक्राणु की संरचना बताइए, तो फिर यही फिगर बनाइएगा, फिगर ड्रा करके इसके भागों के बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, तो हर फिगर के नीचे नाम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ भी आप लिखिएगा शुक्राणु की संरचना, बस ऐसे लिख दीजिएगा, हो गया। तो नोट कर लीजिए आप लोग गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर टुडे। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद गाइज।